नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। प्रियंका का सियासत में पदार्पण तो हो गया, लेकिन परीक्षा अभी बाकी है और यूपी प्रियंका का कड़ा इम्तिहान लेने जा रहा है, ये बात तो साफ है। कार्यकर्ता भले जोश में हैं, लेकिन विश्लेषक अब भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि यूपी में प्रियंका की सियासी पूंजी क्या है। संगठन खस्ताहाल है और समीकरण बिखरे हुए। वोट बैंक तो जाने कब का खत्म हो चुका है। फिर क्या सिर्फ इंदिरा कनेक्ट और करिश्मे के आधार पर ही प्रियंका यूपी में कांग्रेस का काया पलट कर देंगी? प्रियंका कांग्रेस का कितना भला कर पाएंगी, ये भले सवाल हो, लेकिन एक बात जिस पर ज्यादातर लोग एक मत हैं कि उनकी मौजूदगी ने बीजेपी के लिए पहले से ही यूपी की मुश्किल राह को और तकलीफ देह बना दिया है। कांग्रेस का कितना फायदा होगा, ये भले साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन बीजेपी का नुकसान और बड़ा हो सकता है। और राहुल गांधी ने जिस तरह इशारा किया है कि प्रियंका के आने के बाद भी सपा बसपा से सहयोग का रास्ता बंद नहीं हुआ है, इससे अंदाजा लगाना आसान नहीं है कि गठबंधन और कांग्रेस भले अलग अलग चुनाव में उतरेंगे, लेकिन वो लड़ रहे होंगे बीजेपी के खिलाफ ही। और बीजेपी को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए और होगा भी, मुझे लगता है। इस बीच खबर यह है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह भी लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बनारस में उनकी मौजूदगी और प्रियंका का पूर्वांचल का प्रभार संभालना, इसको किस तरीके से देखा जाए, ये कांग्रेस के लिए कितनी कांग्रेस के लिए भी और यूं कहें कि खुद प्रियंका के लिए भी ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका आकलन करना एक बार जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि प्रियंका इसके पहले भी जब भी उन्होंने सियासत में दखल दिया तो ऐसा नहीं है कि सारी बाजी सही ही उन्होंने चली है, कई बार मात भी हाथ लगी है। हम उन सब पर बात करेंगे और इस बीच ये भी कि इनकी मौजूदगी से बीजेपी के लिए मुश्किलें और कितनी बड़ी होने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। राजनीति के सक्रिय मैदान में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव और पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है, जिससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रियंका की ताजपोशी का पूर्वांचल के 27 जिलों की 32 सीटों पर सीधा असर दिखाई देगा, जिसमें 2014 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ को छोड़कर सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। पूर्वांचल के वाराणसी से पीएम मोदी सांसद हैं, तो गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है। ऐसे में प्रियंका के सामने चुनौती है कि वो कैसे बीजेपी के दिग्गजों के गढ़ में कांग्रेस को जीत दिलाएंगी। साथ ही एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? अगर लड़ेंगी तो वो किस सीट से चुनावी मैदान में होंगी? प्रियंका को पूर्वांचल का जिम्मा मिला है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इसी क्षेत्र से चुनावी करियर का आगाज कर सकती हैं, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके और पूरे क्षेत्र में वोटरों को भी प्रभावित किया जा सके। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके जो कहा है, उससे कयास लगाए जाने लगे हैं। सिब्बल ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी और अमित शाह हमेशा कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। प्रियंका गांधी के पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बाद हम देखेंगे मुक्त वाराणसी और मुक्त गोरखपुर। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रियंका गांधी से पीएम मोदी के सामने उतरने की मांग कर रहे हैं। पूरे शहर में प्रियंका के नाम के पोस्टर लगाए गए हैं। नहीं, हम लोगों की डिमांड है, कांग्रेस के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि बनारस आके लड़ें और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी से महादेव का आशीर्वाद लेके निकलें पूरे देश में। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी और पूरे देश को संदेश जाएगा बनारस। इस तरह राहुल ने प्रियंका और ज्योतिरादित्य के हाथ में यूपी की कमान देकर गठबंधन और बीजेपी की गणित को बिगाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ वो गठबंधन को अब भी साथ आकर काम करने का ऑफर दे रहे हैं। और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज है। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और जहाँ भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी हम बीजेपी को हराने के लिए
एक साथ काम कर सकते हैं हम करेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर एसपी बीएसपी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वो भी राहुल की बात से एग्री करते हैं? हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि प्रियंका के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली भी गंवा देगी। नए दायित्व को दिए जाने से मैं यह मानता हूं कि भाजपा की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह जरूर मैं कह दूंगा कि 2014 में कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से लोकसभा सीट जीत गई थी, माँ बेटे दोनों जीत करके वहां से आए थे। लेकिन 2019 में अमेठी में भी और रायबरेली में भी भाजपा का कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अमेठी दौरे पर आए राहुल गांधी ने 2019 के लिए एक नई चक्रव्यूह की रचना कर दी है, जिसमें उन्होंने गठबंधन के साथ साथ बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। जाहिर है कि अगर प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से निकलकर पूर्वी यूपी में प्रचार करेंगी तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। हालांकि कितनी सीटों में तब्दील होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक यूपी की लड़ाई को दिलचस्प बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो कहा जा रहा है कि प्रियंका मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का, लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर मास्टर स्ट्रोक हैं तो फिर उसे सिर्फ पूर्वी यूपी तक ही, पूर्वांचल तक ही क्यों सीमित रखा जा रहा है? अगर प्रियंका की अपील इतनी बड़ी है तो उसका फायदा कांग्रेस पूरे देश में क्यों नहीं उठाना चाहती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी के लोग इसी सवाल को दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पे आपके जहन में सवाल उठता है कि अगर प्रियंका की वाकई अपील इतनी बड़ी है तो कांग्रेस को इसका फायदा इस चुनाव में और बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे इस पर चर्चा के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे सर्वे और इस तरह के ओपिनियन पोल चल रहे हैं देश भर में, जिसके अलग अलग नतीजे आ रहे हैं और उन नतीजों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। इसका रिश्ता प्रियंका के पॉलिटिक्स में आने से है या नहीं, ये बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन महागठबंधन यानी कि जिसको कह सकते हैं कि सपा बसपा गठबंधन की वजह से बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब प्रियंका के आने से ये लड़ाई वाकई त्रिकोणीय होगी, या जैसा कि राहुल ने इशारों इशारों में कहा कि जहां जरूरत पड़ेगी हम सहयोग करके भी चलने को तैयार हैं। तो अगर सहयोग करके चलेंगे तो गठबंधन भले नहीं हुआ है, लेकिन एक फ्रेंडली मैच रहेगा और ध्यान रखा जाएगा कि जहां जिसका प्रत्याशी मजबूत है वहां उसके हिसाब से उसकी मदद की जाए। अगर इस तरीके से हुआ तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें और कितनी बड़ी हो जाएगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में, इसको लेकर बहुत तरह की अटकलें हैं, बहुत सारे कयास हैं और जो समीकरण जिस तरह से बनेंगे उसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं हैं। उस पर चर्चा करने के लिए जो लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक साइलस हैं, रफत फातिमा हैं कांग्रेस की तरफ से, और ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, और ओपी यादव चुनाव विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी चर्चा में। जो लोग मौजूद हैं शुरुआत तो और उनके साथ कर लेते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। ओपी यादव हमारे साथ हैं। ओपी यादव, कैसे देखा जाए अगर प्रियंका गांधी को ऐसा लग रहा है कांग्रेस को, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश दिख रहा है, जिस तरह के होर्डिंग देश भर में लगाए जा रहे हैं, और हमने आपको भी दिखाई तस्वीरें भी वाराणसी से कि लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ से सांसद का वो बने, यहाँ से चुनाव लड़ें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तो अगर वाकई कांग्रेस की हर मर्ज की दवा प्रियंका हैं जी, तो ये दवा
पूरे देश में इस्तेमाल हो गई है, सिर्फ निश्चित तौर पूर्वी यूपी तक ही क्यों उनको सीमित कर दिया गया? निश्चित तौर पर रंजीत जी आपकी बात में दम है, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है और उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो बहुत ही क्रूशियल, गांधी पट्टी को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही क्रूशियल बेल्ट है जहाँ 40 सीटों का जिम्मा सौंपा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम तो पहले एक लाइन की बात यह है कि कांग्रेस में कैटलिस्ट के रूप में वो आई है, उत्सेचक के रूप में काम कर रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। पॉलिटिकल क्या फायदा कांग्रेस को होगा ये तो भविष्य के घर में है। अच्छा। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस 40 लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें पडरौना कर्जा माफी के दौर में पडरौना में आरपीएन सिंह और डॉक्टर राजेश मिश्रा वाराणसी में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस जमाने में जीत के आए थे। तो ये जो और खासकर जो मतलब कि जब हाल के दिनों में जब कांग्रेस का सो कॉल्ड स्वर्णिम दौर भी था, जी, जब उनको 21 सीटें मिली थी, उस समय भी पूर्वांचल से 2 सीटें ही मिली थी। जी, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, ये बड़े लोग थे और जीत के आए थे। और जो हालात मतलब 2009 की बात कर रहे हैं आप? जी, 2009 में जब 21 सीटें मिली थी पूरे यूपी में, जो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सीटें उनको जब मिली, सबसे ज्यादा है ना, तो तब भी उनको सिर्फ 2 सीट मिली थी 43 सीटों में, अगर रायबरेली और अमेठी छोड़ दिया जाए। हाँ, तो अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है या वोट बैंक में तब्दील होता है, क्योंकि एक क्राउड मैनेजर भी है। प्रियंका गांधी एक उनके मैनेजर रही हैं, समझिए कि एक तरह से इवेंट मैनेजर के रूप में अभी तक काम करती रही, पोल मैनेजर के रूप में अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में दिखती रही। पर्दे के पीछे उनकी पूरी कार्यवाही चली है। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री होना, डिंपल यादव जी से बात करना, अखिलेश यादव से अलायंस की कार्यवाही को आगे बढ़ाना, ये सब प्रियंका गांधी ने किया है। तो कहीं ना कहीं 15-20 सालों से पर्दे के पीछे वो सियासत में है। और लेकिन मैं इस जब आपने बात करी थी कि ये जो अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ 2017 में, वो भी प्रियंका गांधी का ही ब्रेन चाइल्ड था, या एक तरीके से उस पर उनका बहुत जोर था। और 17 के नतीजे हम लोगों के सामने हैं कि उनको अब तक की सबसे कम सीटें मिली हैं, उनको सिर्फ 7 सीट मिली। देखिए, कांग्रेस ने तो एक तरीके से देखा जाए तो वो स्ट्रेटजी तो काम नहीं कर पाई ना। तो अगर बतौर स्ट्रेटजिस्ट अगर कहें, पोल है ना, स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे, चुनावी रणनीतिकार के तौर पे, या सियासत की समझ रखने वाले आदमी के तौर पे अगर हम उनको देखें, तो भी उनकी ये स्ट्रेटजी तो काम नहीं की थी। उस परिस्थितियां राजनीति में, देखिए रंजीत जी, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। और अलायंस की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कभी फलदायी नहीं रही। 96 में बीएसपी के साथ असेंबली का चुनाव लड़ा, और पिछला चुनाव 17 का लड़ा ही कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ। असेंबली में, पार्लियामेंट में अलायंस छोटे छोटे हुए, महान दल से हुआ, राष्ट्रीय लोक दल से हुआ, तो बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला। और दूसरा, जब अलायंस होता है तो बाकी सीटों पर जो वर्कर होता है, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी होल की बात करती है और कांग्रेस परसेप्शन की सियासत करती है। कांग्रेस के पास अपनी कोई सोशल केमिस्ट्री नहीं है कि जाट लैंड है, यादव लैंड है, मुस्लिम लैंड है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस होल की बात करती है और कांग्रेस एक मास पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। तो कांग्रेस ने ये, खासकर महिलाओं में जो आकर्षण पैदा होगा, या शहरी वोट बैंक पर, अर्बन एरिया में प्रियंका गांधी का अच्छा उपयोग कांग्रेस कर सकती है। और खासकर जवान और किसान पर कांग्रेस काम कर रही है। तो जवानी, किसानी, पानी पर जो संघर्ष हो रहा है, उसको, उस तपिश को बढ़ा सकती है, उस आंच को बढ़ा सकती है। मैं अभी इसी इतने में देख रहा हूं जी। अच्छा, तो मतलब ये बात तो हो गई कि भाई ठीक है, उनके सामने ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो जिस इलाके का प्रभार उनको दिया गया है, वो इलाका कभी, मतलब हाल के दिनों में तो कम से कम कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा है, और कांग्रेस का वहां कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। जब उसके अच्छे दिन थे, उसके उन दिनों में भी, जब 89 में मंडल के उभार के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का बहुत जोरदार रंजीत जी। और दूसरा, जिस तरह कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम सौंपा है, तो जो मूवमेंट है नौजवानों की, सिंधिया की कोठी पर देखी जा सकती है। और प्रियंका गांधी को भी, आप देखिए कि प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया के बीच में जो पटाक्षेप कराने का काम था, वो प्रियंका गांधी ने किया। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जो उनकी भूमिका थी वो सार्वजनिक हो गई। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में अब वो क्या रिजल्ट देंगी, ये अभी भविष्य के घर में। ठीक बात है जी। रफत फातिमा, अब ये जब सवाल उठ रहा है कि भाई जो इसके पहले जितना भी देखा गया है, जब भी मौका मिला और जिस भी हैसियत से उन्होंने कांग्रेस में या पार्टी में या सरकार बनाने में जो भी अपना योगदान दिया, तो मतलब कोई ऐसा बहुत करिश्मेटिक चीज नहीं दिखी है अभी तक। अब सवाल ये उठता है, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या पूंजी लेकर, क्या पॉलिटिकल पूंजी है उनके पास, किसके बल पे वो आ रही हैं। और यहाँ आकर जब पूरे आपके यूपी में जब कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन डवाडोल है, बहुत खस्ता हाल है, लोगों को पता है कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, आपको लोगों को मालूम है कि जो सियासी समीकरण होते हैं, जो खास करके जातीय समीकरण से चुनाव आज की तारीख में चलता है, तो वो जातीय समीकरण भी कोई बहुत आपके फेवर में नहीं है।
तो वो क्या चीज होगी आखिर जो प्रियंका जिसके बूते कांग्रेस का काया पलट कर पाएंगी? देखिए रंजीत जी, लगातार प्रियंका जी पर्दे के पीछे जैसे लगातार एक्टिव रही हैं, तो एक वो दिल, लोगों के दिल से जुड़ी हुई हैं। उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है, जैसा कि वो जनता के बीच जब जाती हैं तो एक उनको पूरा गांधी परिवार लोगों से अभी तक जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्रियंका जी जब जाती हैं तो वो डायरेक्ट जो है जमीन पर काम करती हैं, तो अभी तक वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब ऑफिशियली वो राजनीति में आ गई हैं, तो जाहिर है कि एक बड़ा अच्छा संकेत है और कार्यकर्ताओं में मनोबल भी बढ़ा है। और हमारा ये सोचना है नेहरू युग की वापसी आ गई है। अब जनता ये ख्वाब देख सकती है कि बड़े बड़े एम्स, IIM जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन फिर से मिलने वाले हैं देश को, तो ये बहुत अच्छा संकेत है और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज महिलाओं की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है, जैसे वो कि तो ठीक बात तो वो है। बहुत बड़ा महिलाओं के लिए भी एक बड़ा संकेत है। रफत वोट कौन करने जाएगा, सवाल ये है ना। नहीं, जनता ही करेगी, जनता ही करेगी। पक्ष में वोट कौन करने जा रहा है? रंजीत जी, जनता ही करेगी। कोई तो हाँ बिल्कुल, जनता के जब हम भरोसा जीतेंगे, हम जब युवाओं की बात करेंगे, जब हम किसानों की बात करेंगे, जब हम महिलाओं की बात करेंगे, तो जनता का भरोसा जीतना सबसे पहला हमारा लक्ष्य है। और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो हमें लगता है बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले वक्त में। और ये अभी ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। अभी सिर्फ जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, सिर्फ 2 महीने के लिए प्रियंका जी नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है, यानी कि लंबा मिशन लेके आई हैं। जो कांग्रेस में एक नई एनर्जी होगी और जो कार्यकर्ता उनमें भी एक नया जोश आएगा। और देखने को मिल रहा है कि जो कार्यकर्ताओं में जोश हम लोग में देखने को है, वो काफी हद तक बदलाव आएगा। ब्रजेश, कैसे देखते हैं आप? ये बात तो ठीक है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा लगता भी है कि उनमें इंदिरा का अक्स दिखता है, चेहरा मोहरा बहुत मिलता है उनका। लोगों के साथ जितनी सहजता से वो इंटरैक्ट करती हैं, घुल मिल जाती हैं, उनसे संवाद कर लेती हैं, उनके साथ एक कनेक्ट बना लेती हैं, वो हमने कई मौक़ों पे देखा है। और बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाह हैं कि वो पब्लिक कनेक्ट के मामले में अभी भी वो राहुल से कहीं ज़्यादा सहज दिखती हैं। राहुल इतने साल से सियासत में हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, फिर भी अभी कई मौक़ों पे राहुल असहज दिखाई देते हैं अभी भी। लेकिन प्रियंका में वो असहजता कभी नहीं दिखी। जब वो बहुत छोटी थी, जब सुल्तानपुर में जब उन्होंने रैली की थी, वहाँ भी रायबरेली में रैली की थी तब भी, और अब हाल के दिनों में जब भी हमने उनको देखा है पब्लिक के बीच में, तो आपको लगता है कि एक तरीके से नेचुरल लीडर के तौर पे उनका हाव भाव, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज रहता है। लेकिन इससे अलग, चूंकि हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ करिश्मे से नहीं चलता और पॉलिटिक्स में बहुत तरह के समीकरणों को गूंथने की ज़रूरत होती है, उनको बुनने की ज़रूरत होती है, सही तरीके से लोगों को वोटर ग्रुप को जोड़ने की ज़रूरत होती है। वो कौन लोग होंगे, कौन लोग होंगे, या कौन सा समुदाय या कौन सा तबका आपको लगता है जो उनके लिए वोट बैंक या उनके लिए एक पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में उनके साथ जुड़ सकता है? क्या लगता है आप? देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से है कि एक ग्लैमर है उनका राजनीति में, और जैसा कि अभी हम लोग ये मानते हैं कि वो कुछ न कुछ क्रियाशील जरूर रही हैं, तो एक जो उनकी पब्लिक एक्सेप्टेंस है वो राहुल गांधी से ज़्यादा है पब्लिक के बीच में। ये तो तथ्य है, इसको हम सबको मानना पड़ेगा। और एक दूसरा तथ्य ये भी है कि 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव जो हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस प्रियंका जी के पूरे प्रचार के बाद भी क्या था हम सब लोग जानते हैं। 2012 बिल्कुल नील, अमेठी राहुल गांधी चारों अमेठी की विधानसभा सीटें खोते हैं, 2017 में भी। और आप ये देखिए कि जो पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद कैमरे के सामने कैमरा ग्लेयर और प्रेस को फेस करना और फिर अपने को मैनेज करके उस तरह से उसको एक तरह से इलेक्टोरल वोट्स में कन्वर्ट करना, ये आज के समय में किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मोदी जी तो ऐसा करते रहे हैं ना। मतलब एक करिश्मे के तौर पे अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब उनकी एक जो बड़ी पूंजी है वो ये है कि वो लोगों से बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं और यूथ के बीच में बहुत लोकप्रिय नेता के तौर पे उन्होंने अपने को स्थापित किया है। तो इस तरह की चीजों के जरिए उन्होंने मतलब मजबूत तो किया ही है पार्टी को। अब हम ये उम्मीद प्रियंका से नहीं कर सकते हैं कांग्रेस के लिए? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और देश, ये बहुत बड़ा देश है, मैं समझता हूं कि हम लोगों को, सब लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को देखने के लिए। और सिर्फ ग्लैमर से, देखिए अभी तक जो कल से जो खिंचाव मैं देख रहा हूं ग्लैमर का है। अच्छा, अब वो पॉलिटिकल ऑप्शन के रूप में कितना एक्सरसाइज होगा, कितनी मास अपील होगी, कितना वोट में कन्वर्ट होगी,
ये आने वाला भविष्य ही बता सकता है। मैं समझता हूं कि इस पर कोई वाइल्ड गेस लगाना ठीक नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा ग्लैमर है उनका पॉलिटिक्स में आना, और अगर वो अच्छे से काम करती हैं तो देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको एक अच्छा विपक्ष भी चाहिए, और अगर कोई शासन में आता है तो जनता की इच्छा से आएगा। तो हम सबको बड़े धैर्य से इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि उनका पॉलिटिकल परफॉर्मेंस बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, और एक जो राजनीति के अंदर जो एक अजीब सा जो वातावरण बना हुआ है वो ठीक होना चाहिए। ठीक बात है। मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। अभी एक प्रतिक्रिया आई है। कल राहुल गांधी ने जब प्रियंका गांधी के महासचिव बनने और पूर्वांचल का प्रभारी बनने का जब ऐलान किया, तो उसी क्रम में उनसे एक सवाल भी किया गया था कि क्या आप जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, उसके साथ कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, अखिलेश यादव का और मायावती का, और हमें मालूम है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि बीजेपी से के साथ मिलकर लड़ने की कोई गुंजाइश बनती है तो हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और क्योंकि हमें सबको मिलजुल के बीजेपी को हराना है। तो ऐसा लगा था एक बार कि ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद एक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों पार्टियां जरूरत पड़ने पर मिलकर के भी साझा तौर पे लड़ाई लड़ सकती है। जहां जो कमजोर हो उसके हिसाब से वहां वो थोड़ा बैकफुट पे चला जाए और फिर वो एक वॉक ओवर दे दे, और इस तरीके से कुछ काम हो सकता है, जैसा कि हमने देखा है कई चुनावों में इस तरह की चीजें होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इस पर बीएसपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी थोड़ी देर पहले आजम खान की एक प्रतिक्रिया आई है, और वो प्रतिक्रिया क्या है जरा एक बार आप सुनिए, उसके बाद अंदाजा लग जाएगा कि ये जो फ्रेंडली मैच की बात हो रही थी, असल में वो बात कुछ और भी हो सकती है। जरा सुनिए आजम खान क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी दरखास्त है कांग्रेस से कि उत्तर प्रदेश में वो वोट कटौवा का काम न करें, क्योंकि अगर कोई ऐसी कोशिश की तो मेरी इस बात की मजबूरी होगी कि मैं कांग्रेस पार्टी की उस सही शक्ल को, जिसके नतीजे में कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़ी है, वो खास तौर से उस अक़लियत को जो यहाँ फैसला करेगी उसे वो शक्ल दिखाऊं। मेरी खास दरखास्त है उनसे, क्योंकि हमें राहुल जी से, प्रियंका जी से न कोई सवाल करना है, न कोई जवाब चाहिए। हमें जवाब जब भी चाहिए होगा वो कांग्रेस से चाहिए होगा, क्योंकि उन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार कांग्रेस है। लिहाजा इसे मेरी धमकी ना समझें, मेरा सुझाव समझें कि उत्तर प्रदेश में वोट कटौवा का काम न करें। तो विवेक साइलस जी, ये क्या, मैं आऊंगा इस बयान को लेकर आप लोगों के पास भी आऊंगा, लेकिन विवेक साइलस मैं समझना चाह रहा हूं कि ये जो बयान है आजम खान का, इसको कैसे देखे भाई। ये डर तो नहीं है कहीं कि इनको लगने लगा है समाजवादी पार्टी को कि अब ये जो मुस्लिम वोट बैंक है जो उसमें सेंध लग जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा नुकसान एसपी बीएसपी गठबंधन को होगा। तो जब वो कह रहे हैं कि वोट कटवा का काम ना करे, तो मतलब अभी से ही डर सताने लगा क्या? नहीं, जहाँ तक गठबंधन की सवाल है रंजीत जी, गठबंधन तो एकदम एक पत्थर की तरह सॉलिड खड़ा हुआ है। अगर आपने हिंदुस्तान के जितने भी सर्वे देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा गठबंधन कितना आगे है और भारतीय जनता पार्टी को किस बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। तो हम तो बिल्कुल ही एट ईज हैं। और अगर पीछे हम इतिहास में भी जाएं तो जो भी उपचुनाव हुए, अभी केशव प्रसाद मौर्य एक स्टेटमेंट दे रहे थे, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी भी हारने जा रही है। जो आदमी अपना उपचुनाव फूलपुर उप मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं बचा पाया हो, कम से कम उसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में जो उनका कहते थे इनविंसिबल किला है जो भेदा ही नहीं जा सकता, जो इम्प्रेग्नेबल किला है जो कि टूट ही नहीं सकता है, उसको भी जब एक छोटा सा इस गठबंधन का इशारा हुआ था तो उस किले का क्या हाल हुआ था, किस तरह वो धारिश। बहुत अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे प्रवक्ता महोदय आ गए हैं। अब अच्छा रहेगा जब वो किला टूट सकता है, तो इस बार भी नरेंद्र मोदी का भी किला बनारस से टूटने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ सर्वे हमको 58 दिखा रहे हैं, कुछ 51 दिखा रहे हैं, कुछ बात ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सर्वे प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा होने के पहले के सर्वे हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी के आने के बाद क्या
मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को। क्यों कह रहे हैं आखिर आजम खान, क्यों कह रहे हैं कि वोट कटवा का काम न करे कांग्रेस? क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों कहना पड़ रहा है? सबसे पहले तो हम प्रियंका जी का स्वागत करते हैं, महिला हैं और पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना एक अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी चीज है। हाँ, और जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो अपर क्लास वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है, उसमें बहुत बुरी तरह से सेंध लगाने जा रही है प्रियंका जी। अच्छा। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन के जो भी हमारे वोटर्स हैं उनको हम पे पूरा विश्वास है। मतलब आपका कोई वोट नहीं काटेंगी? नहीं, हमारे वोट पे ना ही रिजल्ट नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो दलितों का कोई वोट नहीं काटेंगी, वो अल्पसंख्यकों का कोई वोट नहीं काटेंगी, मतलब आपको इस बात की पूरी, मतलब पूरा आश्वस्त है? हमको अपने वोटर्स पे पूर्ण विश्वास है कि हमारे वोटर जो कमर कस के हमारे साथ खड़े हुए हैं वो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। और गठबंधन की, मैं वही तो पूछ रहा हूं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। हम फिर क्यों कह रहे हैं आजम खान की वोट कटवा न बने कांग्रेस? तो भाई वोट कटवा अगर बनना है, अगर वो बीजेपी का वोट काट रही है तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है जी। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो अपने वोट की चिंता है उनको, तभी तो कह रहे हैं ना कि वोट कटवा ना बने कांग्रेस। तो उनको तो ये कहीं ना कहीं उनके जेब में ये बात तो है ना कि ये वोट कट सकता है उनका भी प्रियंका के आने से। अब आजम खान साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा है, हाँ। वो तो मेरे ख्याल से उनसे सवाल किया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, गठबंधन को कोई हिलाने वाला नहीं और हम कम से कम 75 सीट लेके उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। अच्छा, ठीक बात है। हमारे साथ और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। हाँ, हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं बीजेपी के। हाँ, हरीश जी, बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था, बहुत बेसब्री से हो रहा था। आप ठीक रहेगा। तो ये जो प्रियंका गांधी का इस तरीके से आना, क्या वाकई बीजेपी को बेचैन करने वाला कदम है? मतलब ये, इससे आपको डरने की जरूरत है? और ये योगी और मोदी दोनों बड़े नेताओं के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि महागठबंधन ने या गठबंधन ने पहले ही राह मुश्किल कर रखी थी, अब उसमें प्रियंका भी आ गई। अब लड़ाई और फजीहत वाली हो जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, मुश्किलें तो गठबंधन के लिए खड़ी हुई। अच्छा, अभी आप, हमारे मित्र विवेक साइलस जी कह रहे थे कि 70 सीटें सपा बसपा का गठबंधन लाने जा रहा है और 80 सीटें कांग्रेस क्लेम कर रही है। तो पहले तो चुनाव आयोग को तत्काल परसीमन करके यहाँ सीटें पहले बढ़ाए हो, 80 सीटें। दावे हैं, दावों का क्या? जैसे आपके लोग कहते हैं कि वादे हैं, वादों का क्या? नहीं, हमारे लोग तो वादों पे खरा उतरने का काम करते हैं। अच्छा, जो वादा किया उसको निभाते, कभी नहीं निभाया, उसको निभाने का काम करते हैं। और जहाँ तक सवाल रहा प्रियंका जी का, राहुल जी का या बाकी सब लोगों का, देखिए ये कांग्रेस के डीएनए में है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनको अपनी डायनेस्टी को कायम करना था, तो गांधी जी को उन्होंने 3 पत्र लिखा और दबाव बनाया कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। परिणामतः 1929 में उनको उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इतना नेहरू जी ने फिर इंदिरा जी को बनाया और वो फिर राजीव गांधी जी और फिर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, सब बने। कांग्रेस की पहचान ही उन्हीं से है, तो लेकिन जो है उसी से लड़ना है आपको, वही लड़ रहे हैं आपके लेकिन सामने, वही खड़े हैं। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ कि वो अब युग का अंत हो गया। अच्छा, जब डायनेस्टी रूल को या डायनेस्टी के जो वंशवाद की जो वो है उसको जनता स्वीकार करे। जनता को परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स चाहिए और अब सूचना क्रांति की शताब्दी है, जन जन तक एक सूचनाएं पहुंच रही हैं। ये अप्रचार और तरह तरह के झूठ का प्रचार, लेकिन भाई ये जनता उसी डायनास्टी उसी के लोगों ने आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हरा दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात जहाँ तक है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं 15 साल से हमारी दोनों जगह सरकारें थी। ठीक बात है, लेकिन लोगों को लगा ना कि ये जो वंशवादी पार्टी है वहाँ भी कुछ मतलब उम्मीद बची हुई है अभी, तभी तो उन्होंने चुना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप देखिए किस तरह से वो वहाँ जीते और किस तरह से उन्होंने सरकार बनाई और वो भी हमारे 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। तो ये जो वहाँ के उदाहरण को आप सार्वभौमिक मान ले, मानने को कुछ भी माना जा सकता है, व्याख्या करने कुछ भी व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन वो यूनिवर्सल है कोई, ऐसा नहीं है।
और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, प्रियंका जी पहले भी सक्रिय रही उत्तर प्रदेश में, कोई ये नया नहीं। एक औपचारिक रूप से उनको कांग्रेस ने दायित्व दे दिया, लेकिन उससे ज़्यादा तो उससे बड़ी तो लीडर वो पहले ही थी कांग्रेस को। अगर आप उनको मैनेजमेंट सिस्टम को देखिए कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ही पूरे देश की कांग्रेस के सारे निर्णय करती है, उसकी वो पार्ट पार्शियल हैं, तो वो तो पहले भी सब चीज़ों में भागीदार रही हैं, कोई नीति नियामक रही हैं। अब एक औपचारिक पत्र उनको भले दे दिया उन्होंने कि साहब अब आप महासचिव हो गई, लेकिन ये तो सारा निर्णय तो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ही करती है, आज़ादी के बाद से लेके अब तक कांग्रेस का। एक वो नरसिम्हा राव के थोड़ा उसको छोड़ दीजिए 4-5 साल को, बाकी मनमोहन सिंह जी भी एक मुखौटा प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक बात है। और वो भी चूंकि अगर कलाम साहब ने उनको ऑब्जेक्शन रेट कर दिया होता नागरिकता के सवाल पे, क्योंकि इटली की जो नागरिकता का जो रूल है वो रेसिप्रोकल कह रहा हूं कि ये आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जैसे कि लोग जैसा ये मान रहे हैं, बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है, और अभी एक विवेक साइलस भी कह रहे थे कि जो अगड़ों का वोट बैंक है आपके साथ, वो अगड़ों के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगने वाली है प्रियंका के आने से। खास करके जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो कि योगी राज में नाराज बताए जा रहे हैं सो कॉल्ड, वो आपसे छिटकने वाले हैं, और वो हो सकता है कि वो इस बार कांग्रेस के खाते में चले जाएं। तो ऐसा होगा, आपको लग रहा है क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसके कारण है, मैं बताऊंगा। लेकिन ये कांग्रेस और जो गठबंधन है सपा बसपा, ये जरूर चाहते हैं, इनका पूरी कसरत इसी बात पे है साल भर से कि किस तरह से ये वो जो वोटिंग पैटर्न है पुनः कास्ट पैटर्न पे लौट जाए। ये 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में डाइल्यूट हुआ था, तो अब इनकी तो कोशिश तो ये है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। कोशिश इसलिए नहीं कामयाब होगी कि देश की जनता और प्रदेश की जनता सबको परफॉर्मेंस चाहिए। अच्छा, सपा को भी देखा है, बसपा को भी उन्होंने खूब आजमाया है, और ये देखा है कि जंगल राज से हम किसी तरह मुक्ति पाए हैं तो फिर जंगल राज में वापसी न करें। अच्छा, और कांग्रेस का भी जो 10 साल का परफॉर्मेंस रहा, जवाब देना वो भी देश और दुनिया के सामने रहा, और किस तरह का एक क्लमजी स्थिति थी भारत की उस समय पूरी तरह, उसको भी देश दुनिया के लोगों को पता है। परफॉर्मेंस खराब था क्या आपकी सरकार का? विवेक जी क्यों कहेंगे, तो जनता बताती है। 2017 में जनता ने हमको सत्ता से बाहर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वजह जो भी रही हो, लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो उत्तर प्रदेश में जितना डेवलपमेंट अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था, आज तक मैंने किसी सरकार को फिलहाल तो करते नहीं देखा। 2 साल योगी जी की सरकार को भी हो गया, कोई बड़ा काम किया हो तो बता दें। और जैसे हमने मुख्यमंत्री जी को हराया था, वैसे हम प्रधानमंत्री जी को भी हराने वाले हैं। सीधी सीधी बात है, मुख्यमंत्री तो खुद गोरखपुर से हार गए हैं। और जहां तक प्रियंका जी की बात है, अगर प्रियंका जी इतनी अहम नहीं होती तो कल 6 कैबिनेट मिनिस्टर और खुद प्रधानमंत्री को उनके ऊपर बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो ये अपनी योजनाओं को गिना रहे थे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 5,000 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खरीदने के बाद इन 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने अपनी जितनी भी योजनाएं थी, जो बड़ी बड़ी योजना जिनका वो दावा करते हैं, चाहे वो जनधन रही हो, उज्ज्वला रही हो, आवास रही हो, शौचालय रही हो, आयुष्मान रही हो, कुछ भी रही हो, जनता ने सीधी तौर पे इन सारे योजनाओं पे पानी फेर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। ये इनको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, इनने डायनेस्टी पॉलिटिक्स की तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स में देखिए, अगर इनकी अभी पूर्व की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी बहन यशोधरा राजे सिंधिया, उनका बेटा दुष्यंत थे। अगर पंकज सिंह को देखिए तो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अगर वेद प्रकाश गोयल को बेटे को देखिए तो वो पीयूष गोयल हैं। अगर आप गंगाधर फडणवीस को देखें तो उनके बेटे देवेंद्र फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगर आप प्रेम कुमार धूमल को देखें, चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके हैं यूपी में तो उनके बेटे हैं अनुराग ठाकुर, जयंत सिन्हा है, यशवंत सिन्हा के बेटे। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स में जैसे अखिलेश यादव और उनका परिवार निर्णय करता है, या राहुल गांधी और उनका परिवार निर्णय करता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने सुनने की हिम्मत रखिए। आप सुनने की हिम्मत मैंने आपको बताया जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स, लेकिन जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए कृपया करके जब मैं बोलूं तो आप कृपा करके ना बोलें। जहां तक किसानों की बात है, खत्म कीजिए। जहां तक किसानों की बात है, अगर मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया होता तो आज 4.5 साल में 50,000 किसान आत्महत्या नहीं किया होता। छात्रों और शिक्षकों को किस तरह से लखनऊ में पीटा गया है, उनकी किताबें कैसे इलाहाबाद में जलाई गई, प्रयागराज में, सबने देखा है।
महिलाओं पे क्या अत्याचार हो रहे हैं, आप महिलाओं पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश इंडिया में नंबर 1 हो गया महिलाओं के ऊपर अत्याचार और रेप में। मजदूर के साथ आपने क्या किया पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। व्यापारियों के साथ आपने जीएसटी और नोटबंदी के ला के आपने कमर तोड़ दी है। और 2014 में जो आपने वादा किए थे, जनता चुन चुन के उन वादों का आपसे हिसाब मांगेगी। लेकिन आप लोग आइए तो सही मैदान में। ठीक बात है। और डायनेस्टी जब आप कहते हैं कि वंशवादी राजनीति, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जो अभी रामविलास पासवान की पार्टी क्या है, मतलब एलजेपी क्या है, लेकिन आप उनके साथ है ना, आप काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री बना के। मैं आपको विवेक जी को इस बात का जवाब देना चाहूंगा। डायनेस्टी रूल का मतलब नहीं कि किसी का बेटा एमपी हो गया या एमएलए हो गया। डायनेस्टी रूल का मतलब यह है कि वही परिवार पूरे देश का डिसीजन कर रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, और चाहे कांग्रेस का फर्स्ट फैमिली हो, वही पूरे देश के निर्णय करते हैं। ये डायनेस्टी रूल। और पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक मैंने पूरा बताया सजा, ये पूरा देश देखता है। तो नहीं, अगर आप इस तरह की वंशवादी राजनीति के इतने खिलाफ हैं, तो रामविलास पासवान और यहाँ राजभर जैसे लोग जो कि असल में एक फैमिली की पार्टी है, एक ही फैमिली की पार्टी है, तो वो उनके साथ आप यहाँ गठबंधन करके काम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं को देश करके निर्णय ओम प्रकाश राजभर कर रहे हो। बात तो विचारधारा की है ना, बात तो एक आइडियोलॉजी की है ना भाई, कि अगर हम मानते हैं कि नहीं, अगर लोकतंत्र होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा वंशवादी राजनीति और उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम ऐसे लोगों का क्यों साथ लेंगे और क्यों उनके साथ उनका साथ लेंगे? बात के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खिलाफ है, वो आज से नहीं बहुत पहले से। हाँ, लेकिन रामविलास पासवान के साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे ना। रामविलास पासवान है, गठबंधन करेंगे उसमें। उनके पार्टी में 5 सांसद होते हैं, पांचों कोई भारतीय जनता पार्टी के रामविलास पासवान निर्णय नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय रामविलास पासवान करते नहीं। ठीक बात है, लेकिन मतलब एक ही तरह की पॉलिटिक्स के दोनों वो हैं, प्रतीक हैं, इसलिए मैंने याद दिला दी बस आपको। ठीक है। हमारे साथ एक बार मैं फिर ब्रजेश मिश्रा का रुख करूंगा। ब्रजेश मिश्रा, कैसे इसको ये जो बात कही जा रही है कि भाई ये प्रियंका गांधी आई हैं, तो इसमें नुकसान जितना गठबंधन को होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि बीजेपी को हो जाए। हालांकि डर दोनों तरफ दिख रहा है, और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बयान सुनवाया कि आजम खान किस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा का काम ना करे, तो उनको भी ये डर कहीं ना कहीं सताने लगा है कि हो सकता है कि चुनाव में कुछ उनका वोट बैंक में सेंध लग जाए। क्या आपको लगता है किधर सेंध ज्यादा लगेगी? बहुत अच्छा सवाल है। इस डिबेट में 2 चीजें मेंशन करना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं कि सोनिया जी का स्वास्थ्य जो है बहुत डिप्लीट किया है और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रेस्ट चाहती होंगी, तो रायबरेली सीट उनको किसी को देना था, तो प्रियंका एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, और मैं समझता हूँ बेस्ट रिप्लेसमेंट है, फैमिली वाइज भी और पार्टी वाइज भी। और दूसरी बात यह है कि जो बात होती है कि वोट काटने वाली, मैंने कल भी डिबेट में ये बात कही थी कि ये वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस तीनों की कटेगी। अब इसमें एक बात जो विशेष रूप से अपर कास्ट वोट की जो चर्चा हो रही थी, अपर कास्ट वोट में कोई मेजर शिफ्ट नहीं होगा। अपर कास्ट का जो वोटिंग पैटर्न है और जो इस समय का जो उनका जो मनोविज्ञान है, वो बीजेपी से दूर जाता हुआ नहीं दिखता। अच्छा, हाँ, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। ओपी यादव, आपको जो परंपरागत वोट हैं अपर कास्ट की, वो भले जिनकी निष्ठा स्थायी रूप से ऐसा ही लगता है कि जो अपर कास्ट है वो इंटैक्ट रहेगा बीजेपी के साथ, और बाकी लोग और एक बात मैं और कर दूं, तब यादव जी को करूंगा, छोटी सी ही है कि देखिए, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट पर ये लोग निर्भर करते हैं तीनों ही। ये बॉटम लाइन है। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ही इसी पर डिपेंड करते हैं, और ज्यादातर मारामारी इसी में होने वाली है। इसलिए इसलिए क्योंकि 3 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एक साथ लड़े होते ज्यादा अच्छा था। और देखिए, इनको सपा और बसपा ने पहले वॉकओवर दिया कि हम अमेठी में और रायबरेली में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। एक वॉकओवर उन्होंने पहले ही दे दिया। उसी के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने कहा कि हम पोस्ट पोल देखेंगे, जो भी स्थिति बनेगी। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता इस बात को समझती है कि ये जो चुनाव के उपरांत जो गणित पैदा होगी लोकसभा की, उसके मद्देनजर ये लोग फिर पावर बार्गेन करेंगे। तो ये इन चीजों को ध्यान रखें, और अपर कास्ट वोट पर ज्यादा शिफ्टिंग नहीं है। ओपी यादव, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? देखिए रंजीत जी, कांग्रेस का जो बेस वोट रहा शुरुआती दौर से 52-57 से, ये आप देखते आइए, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम,
आज की तारीख में उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य में दलित बीएसपी के साथ काम कर रहा है और मुस्लिम ने मोटा मोटा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्टिंग किया। ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोट में, ट्रेडिशनल वोट में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और पूर्वांचल सौंपा गया, तो पूर्वांचल में राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी बहस हो रही है कि भाई राजपूत चीफ मिनिस्टर है, राजपूतों का काम हो रहा है, एक इंटरनल एक ऐसी बहस है। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं उपेक्षित, और जिस तरह कांग्रेस एक बीच बीच में चर्चा आती, कहीं जितिन प्रसाद, कहीं डॉक्टर राजेश मिश्रा, कहीं बिन्नू पांडे, जो नाम आते हैं कि भाई ब्राह्मण बना सकती है या 4 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस बना सकती है, उसमें ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड कॉम्बिनेशन लाया जा सकता है, इस तरह कांग्रेस के हलकों में चर्चा है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की उस गुंजाइश को कांग्रेस देख रही है। और दूसरा, आप मध्य प्रदेश में देखा कि सपाक्स के आंदोलन के बाद फिलहाल बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, आरक्षण, आर्थिक आरक्षण का मुद्दा उछाल करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन जो नाराजगी है, सतही तौर की नाराजगी है, मतलब 85 दिन का पोल बचा हुआ है। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों के दिमाग में यह बात चल रही है कि अपर क्लास का वोट और गठबंधन ना होना और पोस्ट पोल अलायंस की बात दोनों तरफ से होना कहीं ना कहीं ये मैसेज कर रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी है। तो और जिस तरह आप देखिए कि देवगौड़ा जी के मंच पर जिस तरह मायावती जी और सोनिया जी का जो मिलन दिखाया गया, कहीं ना कहीं बता रहा कि पोस्ट पोल अलायंस की गुंजाइश। और ब्रजेश जी की बात, एक बात सही है कि कहीं पर सतही कोई आंधी बयार आ गई और सतही तौर का अलायंस हुआ, उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन पूर्वांचल एसपी बीएसपी मजबूत, जो उनकी सोशल केमिस्ट्री है, दलित बैकवर्ड मुस्लिम की जो सोशल केमिस्ट्री है, इसीलिए अलायंस अलग है। और दूसरा, जो परसेंटेज ऑफ वोट प्रियंका जी के आने के बाद बढ़ेगा या सीटों में कन्वर्जन जो होगा वोट का, वो कितना होगा ये तो भविष्य के गर्म है। लेकिन जिस तरह से सिंधिया को पश्चिम, क्योंकि आप देखिए कि ग्वालियर, जो उनकी गुना और ग्वालियर का एरिया है, वो आगरा से सटा हुआ है, तो पश्चिम का एरिया, उनके यहाँ जो मूवमेंट है और जो कम्युनिटी उनकी है, उस कम्युनिटी के लोग उनके यहाँ ज्यादा जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो कहीं ना कहीं सोशल केमिस्ट्री पे सिंधिया जी को वहां लगाया गया। और जो अर्बन सीटें हैं, जो प्रियंका जी की एंट्री के साथ मुझे ये लग रहा कि अर्बन सीटों पे बड़ा फायदा पा सकती है कांग्रेस, और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अर्बन सीटों पर। हाँ, सिर्फ आप ही को नहीं लग रहा है ओपी यादव, बहुत सारे और भी लोग हैं चुनाव विश्लेषक जिनको लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और उसमें से प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 में, नहीं माफ करिएगा, 2017 में उनके लिए एक सर्वे किया था और उनको ऐसा लगा था कि अगर प्रियंका को लाया जाता है तो उससे कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा, और वो अभी भी इस बात पर कायम है। हालांकि अब वो जेडीयू के नेता जनता दल यूनाइटेड में है, मिनिस्टर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, फिर भी उनको लगता है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा होगा। क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको प्रशांत किशोर का बयान। इन दो बातों को जोड़ के बोलना ही मुझे लगता है कि गलत है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उसका एक इंडिपेंडेंट आकलन होना चाहिए। प्रियंका जी राजनीति में आई हैं, ये उनका नज़रिया है, उनका डिसीजन है। उनकी जो जर्नी है वो उनके कार्यकलाप के आधार पे, उनके परिणामों के आधार पर उसको जज किया जाएगा। दोनों को कंपैरिजन करना और उनके आने से राहुल गांधी फेल हो गए या उनके नहीं आने से राहुल गांधी सक्सेसफुल थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक अगर प्रियंका जी नहीं आ रहे थे तो राहुल गांधी बहुत सक्सेसफुल मान लेंगे आप। ये तो लॉजिक ठीक नहीं हुआ कि भाई अगर उनके आने को राहुल गांधी के विफलता का प्रतीक मान लिया जाए तो अभी तक नहीं आ रहे थे तो इसका मतलब कि राहुल गांधी बहुत सफल थे। कोई, आप देखिए, अगर आप राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी है इसलिए ये सफल नेता नहीं है, तो जब कांग्रेस जीती है तो उसको भी क्रेडिट। तो अगर आप चुनाव हारने का ठीकरा उनके सर पे फोड़ते हैं तो जीतने का सेहरा भी उनके सर पे आपको बांधना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी का राजनीति में आना राहुल गांधी की सफलता और विफलता से जोड़कर देखना बिल्कुल ही गलत। तो प्रियंका का आना राहुल गांधी की विफलता नहीं है। अतुल चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल चंद्रा, अब ये सवाल जो है ना बार बार लोगों के जहन में आ रहा है कि भाई आखिर प्रियंका गांधी आ तो गई हैं लेकिन कर क्या पाएंगी, सवाल ये है, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बहुत सारे बड़े जो मसले हैं देश के, जो बड़े इशूज हैं, पॉलिटिकल इशूज हैं, उस पर राहुल गांधी का एक स्टैंड दिखता है। लेकिन प्रियंका गांधी एकदम नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ें लोगों को अभी समझना बाकी है कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर उनकी क्या राय है, कैसे सोचती हैं, क्या अल्टरनेटिव लेकर आई हैं। अगर वो कहती हैं कि मोदी और की सरकार को हटाना है तो उसके एवज में वो क्या विकल्प दे रही हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि अभी उनको
परखना बाकी है, जिस पर उनके बारे में उनको देखना बाकी है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जब एकदम चुनाव सिर पर है तो प्रियंका का आना एक तुरूप का पत्ता साबित होगा क्या? देखिए, हम ये मानते हैं कि प्रियंका के आने से आने वाले चुनावों को एक नया आयाम मिल गया है। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी कार्यकर्ताओं में उत्साह की थोड़ी कमी होना। तो जो उत्साह प्रियंका के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में होगा, उनको जो एक सहारा एक तरह से मिला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे लेकिन संगठन की भरपाई जो है सिर्फ उत्साह से हो जाएगा क्या? मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है। संगठन तो संगठन भी अब ठीक होने की संभावना उम्मीद कर सकते हैं कि संगठन की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन तो क्या इतने कम समय में ये मुमकिन लग रहा है आपको? मतलब एक रियलिस्टिक बात, मतलब ये है, आपको लगता है कि ये 1.5-2 महीने में आप संगठन भी खड़ा कर लें? उत्साह तो खैर जाहिर सी बात है दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। देखिए, जब प्रशांत किशोर खटिया पे चर्चा की बात कर रहे थे तो उस वक्त जो कांग्रेस के कार्यकर्ता था वो उसका पार्टिसिपेशन काफी हो गया था। अच्छा। और उसके बाद जब 400 सीट पे चुनाव लड़ने के बजाय राहुल गांधी ने खाली 100 सीट पर या इसके आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो उससे फिर वो कार्यकर्ता टूट गया। तो संगठन बनने के लिए 1.5 महीने का समय भी काफी है अगर कांग्रेस सीरियस हो उस तरफ। ठीक है। एक ऑप्शन, एक बात और भी लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस बहुत मुमकिन है कि ऐसे लोगों को टिकट दे जो गठबंधन में जिनको जगह नहीं मिल पाई हो, गठबंधन होने की वजह से जिनको जगह नहीं मिल पाए, या जो बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी से भी टिकट कटने की उम्मीद लोगों को है, आशंका है ऐसी कि बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाएंगे बहुत सारे। तो मतलब ये सारे लोग जो हैं वो रेडीमेड वो मिल जाएंगे इनको। हाँ, अब देखिए, ये तो चुनाव में होता ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने ले लिया, गीता बहुगुणा जोशी जी को ले लिया उन्होंने। तो इस तरह के हाल के दिनों में हमने देखा है कि इस तरीके से कार्यकर्ता समेत जो संगठन को हाईजैक करने का काम चलता है बहुत सारे चुनावों के पहले। तो मतलब कांग्रेस के पास वो ऑप्शन भी है, और प्रियंका के आने से मतलब जो प्रत्याशियों के लिए भी एक बड़ा लुक्रेटिव ऑफर हो जाएगा ये। वो भी हो जाएगा। हाँ, मतलब अब ठीक है, कार्यकर्ता भी जोश में है और कुछ हो सकता है यहाँ कांग्रेस में भी। 2014 में बीजेपी ने और बाद में 2017 में भी जो क्राइटेरिया रखा था वो रखा था विनेबिलिटी, कौन जीत सकता है। तो वही आधार लेकर के कांग्रेस भी चलेगी, उसमें स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे वॉर में एक नया फ्रंट एक तो हुआ कि भाई आप विनेबिलिटी तो सब लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपको उस तरह के कैंडिडेट भी मिल पाते हैं कि नहीं। तो मतलब प्रियंका के आने से इस तरह के कैंडिडेट मिलने की उम्मीद, मतलब गुंजाइश बढ़ गई है कांग्रेस के लिए। देखिए, वैसे लोग पाला बदलने को तैयार हो जाएंगे जो जिनकी अपनी एक हैसियत है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। चुनावों में आप जानते हैं और हम भी जानते हैं इस चीज को कि एक जब माहौल बनता है तो आप जरा सा भी मजबूत और ठीक कैंडिडेट को अगर फील्ड करते हैं तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज अब आप चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस में, डिबेट्स में सिर्फ इसी बात के ऊपर चर्चा हो रही है। तो जाहिर सी बात है इसका माहौल तो बन ही रहा है, माहौल बन रहा है। ठीक बात है। और कांग्रेस जो 3 प्रदेशों के चुनाव जीत करके आई है, उसको जो एक नई एनर्जी मिली है प्रियंका के आने से, तो ठीक है, 6% वोट का 9% होगा या 10% होगा, ये तो देखने की बात होगी। कितना वोट वो बढ़ा पाएंगी कांग्रेस का। लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद जो है वो बड़ी हो गई है। ठीक है, समय कम है तो अब एक बार जो ना क्लोजिंग कमेंट सबसे ले लेंगे हम लोग। हरीश श्रीवास्तव,
क्या क्या चीज है जो आपको लगता है कि बहुत सारी फेवर में तो बहुत सारी चीजें लोग गिना दे रहे हैं कि भाई करिश्मा है, इंदिरा से सिमिलैरिटी है, लोगों से बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेती हैं और बहुत सहज हैं और बहुत सारी बातें हैं जो कि उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बात है जिसकी जो मतलब जो लोग मान लिया कहें कि अगर प्रियंका एक बड़ा हथियार है आज की तारीख में कांग्रेस के हाथ में, तो आपके पास काट क्या है उसकी? हमारे पास हमारा नेतृत्व काट है, हमारा संगठन काट है, हमारा काम काट है। अच्छा, हमने जनता के लिए परफॉर्म किया है, वो हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। और हमारी लीडरशिप जो विजनरी लीडरशिप है और बहुत स्ट्रांग और बिल्कुल लीडरशिप है, पूरी दुनिया में उसको एक्शन मैन के रूप में बड़े बड़े जो पूरी दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं वो भी उसका लोहा मानते हैं। तो और भारत के परचम को जिस तरह से पूरी दुनिया में सम्मान मिला, वो हमारी एक सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, रफत जी, क्या 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 लगता है कि जो कह रहे हैं मतलब कि योगी और मोदी दो बड़े स्टालवर्ट हैं जिनके खिलाफ आपने फील्ड किया है प्रियंका को, तो ये अपनी पहली परीक्षा में ऐसा तो नहीं है कि बहुत कड़े इम्तिहान में पहला इम्तिहान बहुत कड़ा इम्तिहान कर देखिए दिया? रंजीत जी, मेरा मानना है कि जुमलेबाजी से सरकारें नहीं चला करती हैं। आज जनता को अपने मूल मुद्दों पे वोट देना है और जनता के बीच हमें भरोसा भी जीतना है। साथ ही ये भी है कि आधी जीत तो तभी हासिल हो जाती है जब हम एक अच्छा मूव लेते हैं, तो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है और नए संकेत दिखते हैं आगे आने वाले कल में। तो हमारा ये सोचना कि बहुत बड़ा है कि ये अच्छा संकेत है प्रियंका जी के आने से, और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है जो आगे चल के इसके बड़े अच्छे नतीजे भी सामने आएंगे। जो अभी तक पिछली सरकारों से जो भी जनता को धोखा मिला है वो अब धोखा नहीं मिलेगा। हम लोग इस पर पूरी तरीके से खरे उतरना चाहते हैं और जनता के बीच जाके काम करेंगे और अपने लक्ष्य को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, विवेक साइलस, जैसा कि राहुल कह रहे थे कि फ्रंट फुट पे लड़ेंगे, तो फ्रंट फुट पे लड़ेंगे तो आपको अगर ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये अगर ये समझा जा सकता है ऐसे क्या कि अगर लगे कि ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो जिस कॉपरेशन की बात राहुल कर रहे थे कि जरूरत पड़ने पर वो भी करने को तैयार हैं, तो वो गुंजाइश बची है कि खत्म हो गई हो? देखिए, मैं इस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि 2014 में मोदी जी की बहुत अच्छी लहर थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 39% वोट मिले थे। और हमारा गठबंधन को आप जोड़ लीजिए तो उस जमाने में भी हमको 43% वोट मिले थे। अगर उससे पहले 2009 में जाइए और सपा बसपा को आप मिला के कॉम्बिनेशन को देखिए तो 57% से ऊपर वोट मिले थे। मैं मोदी जी की बात 2014 की बेरोजगारी हटाने में नाकामयाब रहे। अगर इतने बड़े चौकीदार होते तो मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, नीरव मोदी, विजय माल्या और 4000 और इंडस्ट्रीज उद्योगपति लाखों करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से बाहर पलायन न कर गए होते। और भ्रष्टाचार अगर मिटा दिया होगा तो जनता जरूर वोट देगी। 15 लाख दे दिया होगा, जरूर वोट देगी। एक के बदले 10 सर दे दिया लेकर आए होंगे पाकिस्तान से, जनता जरूर वोट देगी। अगर मां गंगा को साफ कर दिया होगा, जनता जरूर वोट देगी। क्योटो बना दिया होगा, जरूर देगी। बुलेट ट्रेन ले आए होंगे, जरूर दे दिया होगी। या स्मार्ट सिटी बना दी होगी तो भी। आज गाय की बात करते हैं, कल एक चैनल दिखा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 12 गाय भूख से मर गई। आप लोग गाय के नाम पे वोट मांगने वाले लोग हैं। आज किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको पता है? रंजीत जी, ये भगौड़ों और पकौड़ों की सरकार है। 2019 में किसी कीमत पे आने वाली नहीं है। मोदी जी अपनी सीट बता रहे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, ओपी यादव, क्या वाकई ये इंदिरा रिटर्न्स है जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं? देखिए, तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि फ्रेंडली फाइट, टेक्निकली फ्रेंडली फाइट हो सकती है, जहां पर एसपी के गढ़ है। तो त्रिकोणीय कैसे होगा जब फ्रेंडली फाइट हो गई? तब नहीं, देखिए, त्रिकोणीय अर्बन एरिया में त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि एसपी बीएसपी भी लड़ेगी दमदारी से और बीजेपी कांग्रेस भी दमदारी से लड़ेगी। लेकिन जहां पर जो टापू हैं, जो समाजवादी पार्टी के गढ़ है, जो बीएसपी के गढ़ हैं, वहां कांग्रेस उनको रक्षात्मक कर देगी। और कांग्रेस के जो अपनी बेल्ट है 12, 14, 15, 20 जो भी, उस बेल्ट पे कुछ टेक्निकली इस तरह से टर्नआउट बनाया जाएगा, वोटिंग का टर्नआउट तक काम होगा और कैंडिडेचर से लेकर के वोटिंग के टर्नआउट तक। ये क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी बोल रहे हैं, जिस तरह अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तो पोस्ट पोल अलायंस को लेकर के एसपी बीएसपी अगर चुनाव जीत रही है, जितनी भी सीटें एमपी यहां से जीत के जा रहे हैं, तो जो भी वहां माहौल बन रहा है, क्योंकि सहमति और असहमति के बीच की वोटिंग में बहुत ज्यादा वोटिंग का पोलराइजेशन इधर उधर ना हो, इस पे दोनों पक्ष ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा, आपको क्या लगता है कि ये प्रियंका के आने से अब बीजेपी के पास क्या क्या ऑप्शन है? मतलब अब क्या करना होगा? क्या वाकई बीजेपी जैसा कि हरीश जी कह रहे थे कि हमारे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो है उससे काम चल जाएगा या अब गियर शिफ्ट करना पड़ेगा बीजेपी को? हाँ, अभी तो 15-20 दिन है, बजट भी आ रहा है। हाँ,
और हो सकता है कि कुछ और भी लोकप्रिय मांगे मान जाएं प्रियंका को सबमर्ज करने के लिए। और अभी तो उनके पास पॉलिटिकल एक्शन के ऑप्शंस हैं, इसलिए वो जितना मैक्सिमम होगा करना चाहेंगे और फिर उसका नतीजा जनता बताएगी। ठीक बात, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज चर्चा में समय इतना ही था, लेकिन एक बात जिस पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश की लड़ाई और रोचक हो गई है। वो लड़ाई जो एक तरीके से गठबंधन बनाम बीजेपी हो गई थी, अब वो त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इसमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में गठबंधन यानी कि सपा बसपा और कांग्रेस के बीच किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती है। इससे भी बहुत कुछ तय होगा कि बीजेपी के लिए इस बार लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है। आज बहस में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।